तो इसमें पहला है वैद्युत धारा, यानी कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, यानी कि जो आवेश प्रवाहित होता है उसके प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं और इसे I से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी परिपथ में t सेकंड में Q आवेश प्रवाहित हो तो परिपथ में विद्युत धारा, तो इसका सूत्र होता है I बराबर Q/T। आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि Q बराबर होता है NE, तो Q की जगह पे जब NE रखेंगे तो फिर ये सूत्र बन जाएगा I बराबर NE/T। इसके बाद मात्रक, यानी कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो अगर हम लोग इस सूत्र के हिसाब से मात्रक बनाएंगे तो यहाँ पर दिया गया है आवेश बटे समय। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो ये बन जाएगा कूलाम प्रति सेकंड, यानी कि इसका एक मात्रक होगा कूलाम प्रति सेकंड और इसके अलावा इसका दूसरा मात्रक होता है एम्पियर, जिसे कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। तो एक मात्रक कूलाम प्रति सेकंड जो कि इस सूत्र के हिसाब से लिखा गया है और दूसरा मात्रक होता है एम्पियर। इसके बाद अगर ये जो सूत्र दिया गया इसमें हम लोग t बराबर मान लें 1 सेकंड, यानी कि ये माना गया कि यदि t बराबर 1 सेकंड हो तो फिर ये जो सूत्र दिया गया अगर t की जगह पे 1 रख देंगे तो फिर ये आ जाएगा I बराबर Q, यानी कि आवेश जो है वो धारा के बराबर हो जाएगा। लेकिन कब? जब समय 1 सेकंड मानेंगे तब। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग परिभाषा लिखेंगे विद्युत धारा की तो बोल सकते हैं कि किसी परिपथ में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उस आवेश को ही उस परिपथ की विद्युत धारा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आवेश है उसका मान हो गया है धारा के बराबर और वो तब हुआ है जब t का मान मान लिया गया है 1 सेकंड, यानी कि किसी भी परिपथ में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसी आवेश को परिपथ की विद्युत धारा कहेंगे। इसके बाद इसका एक मात्रक जो बताया गया था एम्पियर, इसकी परिभाषा लिखने के लिए पेपर में आती है, तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर एम्पियर की परिभाषा के लिए अभी आपको सूत्र बताया गया था I बराबर Q/T। तो यहाँ पर हम लोगों को एम्पियर की परिभाषा लिखनी है, तो आवेश को मान लिया गया है 1 कूलाम और समय मान लिया गया है 1 सेकंड। तो जब Q का मान 1 और T का मान दोनों का मान 1 रखेंगे तो फिर I का मान जो होगा वो आ जाएगा 1 एम्पियर। तो इसके हिसाब से जब परिभाषा बनाएंगे तो फिर आप बोल सकते हैं कि यदि किसी चालक से प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर होती है, यानी कि किसी भी चालक में 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में जो धारा प्रवाहित होगी उसका मान 1 एम्पियर होगा। इसके बाद अगला है अनुगमन वेग, या फिर इसी को बोलते हैं अपवाह वेग, यानी कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं? तो विद्युत ऊर्जा का स्रोत, यानी कि जिससे हम लोग विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा का स्रोत चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा में एक न्यूनतम वेग ही दे पाता है। इस वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, यानी कि जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है वो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा में एक न्यूनतम यानी कि कम से कम वेग ही दे पाता है और उस वेग को बोलते हैं अनुगमन वेग। या फिर इसी को आप दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं कि दो क्रमागत टक्करों के बीच किसी चालक इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसके बाद यदि किसी चालक इलेक्ट्रॉन के विभिन्न टक्करों के समय वेग क्रमशः v1 v2 इंटू डॉट डॉट vn हो तो चालक का अनुगमन वेग को लिखते हैं स्मॉल vd से और इसका सूत्र हो जाएगा यानी कि जितने भी टक्कर के समय वेग होंगे उनके उन सभी के औसत मान को ही अनुगमन वेग कहते हैं। तो औसत निकालने के लिए v1 प्लस v2 प्लस v3 इंटू डॉट डॉट vn जितनी संख्या होगी उससे इसको भाग कर देंगे चाल के, तो फिर अनुगमन वेग आ जाएगा और इसको लिखेंगे vd से। तो सूत्र बन गया है फिर vd बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट प्लस vn बट्टे n। इसके बाद इसमें नोट पॉइंट दिया गया है कि चालक इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है, यानी कि जो किसी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका औसत ऊष्मीय वेग जो होता है वो शून्य होता है। इसके बाद अगला है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, यानी कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है ये बताना है। तो इसके लिए एक चालक बनाया गया है PQ और इसका क्षेत्रफल है A और इसकी लंबाई जो है वो स्मॉल
L है। इसके अंदर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं और ये वैद्युत क्षेत्र है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा अनुगमन वेग यानी कि Vd औसत चाल से गति करते हैं टकराने के बाद। और इसमें ये बैटरी लगाई गई है, इसका ये सिरा माइनस और ये वाला सिरा प्लस। तो आपको ये ध्यान देना है Vd यानी कि जो अनुगमन चाल दी गई है वो माइनस सिरे से प्लस सिरे की ओर है। तो इसमें लिखा गया है पहले कि माना किसी एक समान चालक PQ के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A तथा लंबाई L है, यानी कि जो ये चालक दिया गया PQ इसका क्षेत्रफल A और लंबाई स्मॉल L है। उस चालक के सिरों P तथा Q को किसी बैटरी के क्रमशः धनात्मक तथा ऋणात्मक प्लेटों से संबंधित किया गया है, यानी कि इस चालक का जो P सिरा है उसको बैटरी के धन सिरे से और Q सिरे को ऋण सिरे से संबंधित किया गया है। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, यानी कि जब इसमें वैद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है तो उस समय चालक इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd, यानी कि जो इसके अंदर चालक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुगमन वेग Vd से ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गतिशील हो जाते हैं। तो अब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन को Q to P यानी कि Q से P तक आने में लगा समय, यानी कि इसमें जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं इनको Q से लेके P तक आने में कितना समय लगा ये ज्ञात करना है पहले। तो समय ज्ञात करना और समय को लिखते हैं T से। तो ये हो जाएगा T बराबर, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी यानी कि चालक की लंबाई हो जाएगी L और मुक्त इलेक्ट्रॉन की चाल है Vd यानी कि अनुगमन वेग। तो समय आ जाएगा फिर T बराबर L बटे Vd। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद निकालेंगे चालक का आयतन। तो चालक का आयतन निकालने के लिए चालक का क्षेत्रफल है A और लंबाई है L, तो चालक का आयतन हो जाएगा फिर A इंटू L। अब इसके बाद चूंकि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं n। तो एकांक आयतन यानी कि जब उसका आयतन 1 है तो उस समय इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n। तो जब चालक का आयतन जो हम लोगों ने निकाला है वो है Al, तो Al आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो फिर हो जाएगी NaL, इतनी हो जाएगी। अतः T समय में प्रवाहित आवेश, तो आवेश का सूत्र होता है Q बराबर Ne, ये आपको बताया गया था। तो यहाँ पर N यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो निकाली गई वो है NaL। तो ये टोटल लिखा जाएगा क्योंकि N एकांक आयतन में था और हम लोगों ने निकाला है Al आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Q बराबर होता है Ne, N जहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो N की जगह पे ये हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा E। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद अतः चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का सूत्र भी आप लोगों को बताया है, I बराबर होता है Q बट्टे T। तो फिर ये हो जाएगा I बराबर, यहाँ पर Q का मान रखेंगे हम लोग समीकरण 2 से, तो Q का मान NaL ये दिया गया है और इंटू में E बट्टे में हो जाएगा T, इतना आएगा। तो ये मान जो रखा गया है पर Q का वो समीकरण 2 से रखा गया है। अब इसके बाद यहाँ पर T दिया गया है, तो T की जगह पे हम लोग अब मान समीकरण 1 से यानी कि T बराबर L बट्टे Vd रखेंगे। तो यहाँ पर जब समीकरण 1 से T का मान रखेंगे तो ये फिर हो जाएगा I बराबर NaL इंटू E बट्टे T का मान हो जाएगा L बट्टे Vd। ये मान जो रखा गया है वो समीकरण 1 से रखा गया है यहाँ पे। अब इसके बाद ये संख्या पलट के ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा फिर I बराबर NaL इंटू E, ये पलट के ऊपर जाएगा Vd और बट्टे में हो जाएगा L। तो यहाँ पर ये L से L कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये आएगा I बराबर Ne और ये A बचा है और फिर ये हो जाएगा इंटू Vd। तो यहाँ से ये विद्युत धारा और ये अनुगमन वेग इन दोनों में संबंध हो जाएगा। इसके बाद माध्य मुक्त पथ, अभी आपको अनुगमन वेग बताया गया था, दो क्रमागत टक्करों के बीच जो
मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। तो उसी तरह इसमें ध्यान दीजिए, माध्य मुक्त पथ किसे कहते हैं? तो किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच किसी चालक इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि क्रमागत टक्करों के बीच चालक इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी तय करते हैं उनके औसत मान को ही माध्य मुक्त पथ कहते हैं और इसे हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अगला है श्रांतिकाल। श्रांतिकाल का मतलब यहाँ पे समय से है। तो किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चालक इलेक्ट्रॉन द्वारा लिए गए औसत समय को श्रांतिकाल कहते हैं और इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि क्रमागत टक्करों के बीच चालक इलेक्ट्रॉन जितना समय लेता है उसके औसत मान को श्रांतिकाल कहते हैं और इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ लैम्डा हो तथा उसकी औसत चाल Vrms हो तो श्रांतिकाल का सूत्र होता है टाउ बराबर लैम्डा बट्टे Vrms। Vrms यहाँ पर औसत चाल होती है। इसके बाद अगला अनुगमन वेग या अपवाह वेग के लिए व्यंजक यानी कि अनुगमन वेग के सूत्र का निगमन, या फिर ये दूसरी तरह से भी आ सकता है कि विभवांतर तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है। तो इसके लिए पहले आप फिगर देख लीजिए। अभी ऐसा ही फिगर एक आपको विद्युत धारा और अनुगमन वेग के संबंध में बताया गया था, सेम उसी के जैसा ये भी है। चालक लिया गया PQ, यहाँ पर भी एक सेल लगाया गया, इसमें प्लस वाला सिरा P से और माइनस वाला सिरा Q से संबंधित है, लेकिन इसमें एक कुंजी K भी लगाई गई है और यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अनुगमन वेग VD से इसके विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र आपका इस दिशा में दिया तो उसके विपरीत दिशा में गति करेंगे। इसकी लंबाई L मान लेते हैं और क्षेत्रफल यहाँ भी A रहेगा। तो इसमें लिखेंगे पहले, माना किसी चालक PQ की लंबाई स्मॉल l है, इसे कुंजी के लगे हुए सेल से संबंधित किया गया है। इस प्रकार P से Q की ओर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E उत्पन्न हो जाती है, जिससे P तथा Q के बीच विभवांतर कैपिटल V उत्पन्न होने के कारण चालक इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग VD से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। इसके बाद प्रत्येक चालक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित वैद्युत बल यानी कि जितने भी चालक इलेक्ट्रॉन दिए गए उन पर आरोपित बल, तो उन पर आरोपित बल हो जाएगा F बराबर E इंटू कैपिटल E। आपको एक सूत्र बताया गया था इसके पहले वीडियो में, F बराबर QE। तो यहाँ पर Q आवेश होता है तो Q की जगह पे इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखा गया है E, तो ये सूत्र बन गया है कैपिटल F बराबर स्मॉल E इंटू कैपिटल E। कैपिटल E यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसके बाद गति में उत्पन्न त्वरण, तो त्वरण का सूत्र होता है A बराबर F बट्टे M यानी कि बल बट्टे द्रव्यमान। तो यहाँ पर अगर हम लोग F का मान रखें समीकरण 1 से तो ये हो जाएगा फिर E इंटू कैपिटल E बट्टे M, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसके बाद फिर अब अनुगमन वेग की परिभाषा से, यानी कि अनुगमन वेग का जो सूत्र लिखा गया था वो था VD बराबर V1 प्लस V2 प्लस इंटू डॉट डॉट VN बट्टे N, इतना लिखा गया था। तो अब इसको आगे हल करने से पहले आप एक चीज और समझ लीजिए थोड़ा सा। आपको गति का समीकरण बताया गया था इसके पहले कक्षा 11 में कि V बराबर U प्लस AT। तो यहाँ पर U वेग होता है, A त्वरण होता है और T समय होता है। तो हम लोगों को इसी समीकरण का प्रयोग करना है। यहाँ पर वेग वही रहेगा, केवल जहाँ पर समय दिया जाता था T उसकी जगह पे हम लोग श्रांतिकाल का प्रयोग करेंगे यानी कि टाउ का। तो फिर ये बनेगा U प्लस A टाउ, ऐसा समीकरण बन जाएगा। तो ऐसा प्रयोग करना है। जब इसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे तो फिर ये हो जाएगा VD बराबर V1 की जगह पे हो जाएगा U1 प्लस A टाउ 1, ये सदिश राशि है और त्वरण भी सदिश राशि है। इसके बाद प्लस V2 बराबर लिखेंगे तो फिर ये हो जाएगा U2 प्लस A टाउ 2 इंटू डॉट डॉट UN प्लस A टाउ N, इतना हो जाएगा और बट्टे
बट्टे में हो जाएगा n। इसके बाद फिर ये हो जाएगा VD बराबर यहाँ पे U1, फिर प्लस दूसरा हो जाएगा U2, फिर प्लस इसी तरह डॉट डॉट लिख सकते हैं UN और बट्टे n। ये पद इतना अलग कर देते हैं। इसके बाद फिर प्लस इसके दूसरे वाले जितने भी पद दिए सब में a कॉमन है, तो यहाँ पर a कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा τ1 प्लस τ2 प्लस इंटू डॉट डॉट τn और बट्टे में हो जाएगा n। इसके बाद फिर ये हो जाएगा VD बराबर, ये अभी इसके पहले वाले में एक नोट पॉइंट बताया गया था कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग होता है उसका मान 0 होता है, तो यहाँ पर इसका मान जो होगा वो 0 हो जाएगा। इसके बाद फिर त्वरण, और यहाँ पे जो श्रांति काल दिया गया है इसका औसत मान लेते हैं हम लोग टाउ, तो फिर ये आ जाएगा VD बराबर a टाउ। अब यहाँ पर a की जगह पे हम लोग समीकरण 2 से मान रखेंगे, तो समीकरण 2 में आया था स्मॉल a बराबर स्मॉल e इंटू कैपिटल E बटे m, तो ये मान a की जगह पे रखा जाएगा। तो जब a का मान रखेंगे तो फिर ये हो जाएगा VD बराबर a की जगह पे हो जाएगा स्मॉल e इंटू कैपिटल E बटे m और इंटू में हो जाएगा टाउ। इसके अलावा एक सूत्र होता है कैपिटल E बराबर V बटे L, ये सूत्र होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर E की जगह पे V बट्टे L लिख दें तो फिर ये सूत्र हो जाएगा VD बराबर E, इसकी जगह पे हो जाएगा V, फिर टाउ बट्टे M और यहाँ पर E का मान जो था V बट्टे L, तो ये हो जाएगा L, तो ये सूत्र आ जाएगा। तो इसको आप अनुगमन वेग का सूत्र भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पर पेपर में अगर अनुगमन वेग का व्यंजक ज्ञात करने के लिए आए तो भी आपको इसी को हल करना है, या फिर अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध आ गया तो भी आपको यही हल करना है, या फिर इसी के अलावा एक और भी आ सकता है कि अनुगमन वेग और श्रांति काल में क्या संबंध है, तो भी आपको यही सूत्र हल करना है। धारा घनत्व यानी कि धारा घनत्व किसे कहते हैं, तो किसी पृष्ठ के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के अभिलंबवत होकर प्रवाहित होने वाली धारा के परिमाण को धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि किसी भी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, एकांक क्षेत्रफल लिया गया, यानी कि यहाँ पर क्षेत्रफल का मान जो माना गया वो 1 मीटर स्क्वायर मान लिया गया है। तो किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी उस धारा को बोलेंगे धारा घनत्व। जैसे कि यहाँ के चित्र में दिखाया गया है, तो यहाँ पर ये एक एकांक पृष्ठ यानी कि एक पृष्ठ दिया गया और इसका क्षेत्रफल लिया गया है a, तो इस पृष्ठ के अभिलंबवत ये धारा प्रवाहित हो रही है, तो पृष्ठ के अभिलंबवत जो धारा प्रवाहित होगी उस धारा के परिमाण को ही धारा घनत्व कहते हैं। तो इसमें यदि अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल कैपिटल A यानी कि जो परिच्छेद का क्षेत्रफल है वो मान लिया गया A से प्रवाहित होने वाली धारा का परिमाण कितना है I, तो उस पृष्ठ पर धारा घनत्व को लिखते हैं J से, तो इसका सूत्र हो जाएगा फिर J बराबर I बटे A। आप इस सूत्र से भी परिभाषा बना सकते हैं धारा घनत्व की। अगर आपको ये सूत्र याद है कि J बराबर धारा बटे क्षेत्रफल, तो आप बोल सकते हैं कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा और चालक के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। तो ये परिभाषा आप इस सूत्र के अनुसार से भी बना सकते हैं। इसके बाद मात्रक के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे दी गई है धारा यानी कि I, और धारा का मात्रक जो होता है विद्युत धारा का वो होता है एम्पियर, और एम्पियर को लिखते हैं कैपिटल A से। तो ये हो जाएगा A, और प्रति यानी कि बट्टे में लिखा गया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो फिर धारा बट्टे क्षेत्रफल का मात्रक यानी कि धारा घनत्व का मात्रक हो जाएगा फिर एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसी मात्रक को लिख सकते हैं एम्पियर मीटर की पावर -2। यहाँ पे बट्टे में मीटर स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर -2 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा फिर एम्पियर मीटर की पावर -2। इसके बाद इसका विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र लिखा, तो यहाँ पे दी गई धारा का विमीय सूत्र होता है कैपिटल A। इसके बाद फिर बट्टे में दिया गया है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का विमीय सूत्र होता है L स्क्वायर।
इतना हो जाएगा। इसको अब लिख सकते हैं ए एल स्क्वायर प्लस में दिया गया, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे अंश में, तो ये फिर हो जाएगा -2। तो धारा घनत्व का विमीय सूत्र आ जाएगा फिर ए एल की पावर -2। और फिर धारा घनत्व एक सदिश राशि है, जो धारा घनत्व दिया गया है यह एक सदिश राशि होती है। इसके बाद धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। इसके पहले वाले वीडियो में आपको अनुगमन वेग किसे कहते हैं इसके बारे में बताया गया था, और यहाँ पर आज धारा घनत्व बताया गया। तो अब धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध ज्ञात करना है। तो धारा घनत्व अनुगमन वेग के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो धारा घनत्व है वो अनुगमन वेग पर निर्भर करता है। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए, उस दिन आपको एक सूत्र बताया गया था, याद है, I बराबर N E A और VD। ये धारा और अनुगमन वेग में संबंध ज्ञात करते समय ये सूत्र बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में, तो ये सूत्र हो जाएगा। इसके बाद आज आपको सूत्र बताया गया है J बराबर I बट्टे A, यानी कि धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बट्टे क्षेत्रफल। तो J बराबर यहाँ पर हम लोग I का मान रखेंगे, तो I का मान दिया गया है N E A V D और बट्टे में हो जाएगा कैपिटल A। यहाँ पर ये A से A कैंसिल हो जाएगा, तो जब A से A कैंसिल हो जाएगा तो फिर ये आएगा J बराबर N E V D। तो ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध हो जाएगा। इसके बाद ओम का नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि ओम का नियम क्या होता है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि चालक की भौतिक अवस्था, यानी यदि कोई चालक दिया गया और उसकी भौतिक अवस्था जैसे ताप अपरिवर्तित है, यानी कि ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो अगर ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर जो होता है वो उस चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि उसके सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात जो होता है वो हमेशा नियत होता है। तो ओम के नियम से टू V प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि विभवांतर अनुक्रमानुपाती है धारा के। तो यहाँ पर जब अनुक्रमानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाते हैं और बराबर लगाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक जुड़ता है कैपिटल R, तो फिर ये हो जाता है V बराबर कैपिटल R इंटू I। इसी R को बोलते हैं चालक का प्रतिरोध। इसके बाद V बट्टे I, यानी कि अगर I हम लोग इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा फिर V बट्टे I बराबर R। R जो है यहाँ पर नियतांक है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि V बट्टे I बराबर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक। तो यही बताया गया था कि यदि भौतिक अवस्था यानी कि ताप अपरिवर्तित रहता है तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और धारा का अनुपात जो होता है वो नियत होता है। इसके बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दो प्रकार से आ सकता है, या तो फिर पूछा जाएगा आपसे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, या फिर आएगा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। तो इसमें माना किसी चालक की लंबाई स्मॉल l, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा चालक इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। यदि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो तो चालक में प्रवाहित धारा, तो धारा का एक सूत्र आपको बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में, वो हो जाएगा I बराबर NE A और VD। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। इसके बाद अब चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, तो इसका सूत्र होता है कैपिटल V बराबर M स्मॉल l VD और बट्टे में हो जाएगा E और टाउ। ये सूत्र कहाँ से लिखा गया तो ध्यान दीजिए, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था VD बराबर EV टाउ और बट्टे ML। वहां पर हेडिंग बताया था आपको कि अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध, तो उस समय ये सूत्र निकाला गया था। तो अगर यहाँ से हम लोग विभवांतर निकाले यानी कि कैपिटल V का मान, तो ये
m और l गुणे में आ जाएगा इधर, तो यही लिखा गया है कैपिटल V बराबर m इंटू एल इंटू वी डी, और यहाँ से V निकाल रहे हैं तो E और टाउ जो है वो बट्टे में आ जाएगा। तो ये V बराबर जो सूत्र लिखा गया है वो इस सूत्र से लिखा गया है। अब इसके बाद समीकरण 1 से 2 को भाग करने पर इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे, और यहाँ पर 1 से 2 को भाग करना है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे समीकरण 2 में V दिया गया, तो LHS को LHS से यानी कि ये लिखा जाएगा V बट्टे I, और बराबर यहाँ पे हो जाएगा M L V D और बट्टे में E टाउ। जब समीकरण 1 से भाग करेंगे तो फिर बट्टे में आ जाएगा N E A V D, इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर VD से VD जो है कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ पर बचेगा V बट्टे I बराबर M इंटू एल बट्टे एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो अब यहाँ लिखेंगे दिए गए ताप तथा चालक हेतु, तो दिए गए ताप और चालक के लिए जो ये राइट वाला पक्ष है यानी कि जो राइट में दिया गया है ये नियत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जो भी राशियां दी गई हैं वो चालक विशेष के लिए, जैसे स्मॉल एल ए और एन नियत, इसके अलावा m और e जो होंगे वो स्वयं नियतांक हैं, और यदि चालक का ताप स्थिर रहेगा तो टाउ भी जो है वो नियतांक हो जाएगा, यानी कि ये पूरा पक्ष जो है आप नियतांक मान लेंगे। तो इसको आप लिखेंगे m l बट्टे एन ई स्क्वायर ए टाउ बराबर हो जाएगा कांस्टेंट, यानी कि ये नियतांक हो। तो जब इसका मान नियत हो गया तो फिर v बट्टे I बराबर हो जाएगा कांस्टेंट, और यही ओम के नियम में आपको बताया गया था कि विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। तो इस प्रकार ओम के नियम की उत्पत्ति हो जाती है। अब साथ ही साथ इसमें ध्यान दीजिए, आपको जो सूत्र बताया गया था वहां पर बताया गया था V बट्टे I बराबर कैपिटल R, अभी ओम के नियम में बताया गया था। इसका मतलब ये मान जो होगा वो किसके बराबर होगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं अतः चालक का प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा फिर कैपिटल R बराबर M L बट्टे N E स्क्वायर ए टाउ। तो ये चालक के प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा। इसके अलावा R बराबर यहाँ पर M बट्टे N E स्क्वायर टाउ, इतना अगर अलग लिख दें। इसके अलावा यहाँ पर बचेगा L और बट्टे में हो जाएगा A। तो यहाँ पर जो ये भाग लिखा गया यानी कि M बट्टे एन ई स्क्वायर टाउ, इसके बराबर होता है R बराबर रो, और इनटू में हो जाएगा L बट्टे A, इतना आ जाएगा। यहाँ पर रो जो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, यहाँ पर रो जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध है। यानी कि ये मान जो ब्रैकेट में दिया गया है ये विशिष्ट प्रतिरोध का मान होता है। तो आप लिख सकते हैं कि रो बराबर M बट्टे एन ई स्क्वायर टाउ, ये मान विशिष्ट प्रतिरोध का होता है और उसको लिखते हैं रो से। इसके बाद वैद्युत प्रतिरोध, यानी कि वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, जिससे यहाँ पे अभी आपको निकाल के बताया गया था ये कैपिटल R, इसी को बोलते हैं चालक का प्रतिरोध। तो अगर इसकी परिभाषा आ गई कि वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए फिर वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाले रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि वैद्युत धारा जो प्रवाहित होती है उसके मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे हम लोग वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। यदि 0 डिग्री सेल्सियस तथा T डिग्री सेल्सियस तापों पर वैद्युत प्रतिरोध क्रमशः, तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध माना गया है R0 और T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध माना गया है RT, इतना होगा। तो फिर सूत्र होता है RT बराबर R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T। यहाँ पर RT जो है वो T डिग्री सेल्सियस पर ताप है, R0 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप है, और अल्फा जो होगा अल्फा वहाँ पर ताप गुणांक हो जाएगा। इसके बाद कुछ नोट पॉइंट दिए गए हैं। इसमें पहला है कि धातुओं का ताप गुणांक
अल्फा धनात्मक होने के कारण ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध बढ़ता है, यानी कि जो धातुएं होती हैं उनका ताप गुणांक अल्फा जो होता है वो धनात्मक होता है। तो धनात्मक होने के कारण जब ताप बढ़ाते हैं तो फिर इसका प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ जाता है। इसके बाद फिर अर्धचालक, अर्धचालक में दिया गया है, ये अर्धचालक दिए गए आपके का ताप गुणांक ऋणात्मक, यानी कि जितने भी अर्धचालक होते हैं जैसे जर्मेनियम, सेलेनियम, जो भी अर्धचालक होते हैं इनका ताप गुणांक जो होता है वो ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक होने के कारण जब ताप बढ़ाते हैं तो फिर इनका प्रतिरोध जो होता है वो घटता है। इसके बाद मिश्र धातुओं जैसे मैग्नीन, कांस्टेंटन तथा नाइक्रोम का ताप गुणांक नगण्य होने के कारण ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध सामान्यतः नहीं बढ़ता, परंतु ताप अधिक बढ़ा देने पर इनका प्रतिरोध कुछ बढ़ जाता है। यानी कि जो मिश्र धातुएं होती हैं उनका ताप गुणांक जो होता है वो कम होता है। तो कम होने के कारण जब ताप बढ़ाते हैं तो इस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब ताप बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो फिर इसका प्रतिरोध जो होता है वो कुछ बढ़ जाता है। इसके बाद वैद्युत चालकता, अभी आपको एक वैद्युत प्रतिरोध बताया गया था, तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, यानी कि जो वैद्युत प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रम को ही वैद्युत चालकता कहते हैं। तो वैद्युत चालकता बराबर होता है 1/प्रतिरोध, यानी कि वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत चालकता को लिखते हैं कैपिटल जी से, तो ये हो जाएगा फिर कैपिटल जी बराबर 1/R। यहाँ पे जी का मात्रक इसका होता है ओम इनवर्स, या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं महो, और 1 महो बराबर होता है 1 सीमन। तो यहाँ पर ये जितनी भी राशियां यानी कि ओम इनवर्स, महो और सीमन, ये सभी जो है वैद्युत चालकता के मात्रक हो जाएंगे। इसके बाद इसमें नोट पॉइंट दिया गया कि वैद्युत चालकता पर ताप का प्रभाव वैद्युत प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव के विपरीत होता है, यानी कि जो अभी ऊपर आपको नोट, तो इन नोट पॉइंट में जो भी प्रभाव था इसका विपरीत प्रभाव जो होता है वो वैद्युत चालकता पर पड़ता है। इसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता, दोनों एक ही चीजें हैं, या तो इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी बोल सकते हैं या फिर प्रतिरोधकता। तो किसे कहते हैं, तो किसी चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध अभी आपको बताया गया था, रो से लिखते हैं, तो रो बराबर होता है E/J। ई यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोध और जे धारा घनत्व। तो आप इस सूत्र से परिभाषा बनाएंगे तो फिर बोलेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कहते हैं। इतना हो जाएगा। इसके बाद रो बराबर यहाँ पर दिया गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, और ई बराबर होता है कैपिटल V/L, तो कैपिटल V/L हो जाएगा। जे धारा घनत्व, तो इसका सूत्र आपको अभी बताया गया है कि I/A। तो यहाँ पर जब ये संख्या पलट के ऊपर जाएगी तो फिर ये बनेगा V/I बराबर A/L, इतना हो जाएगा। इसके बाद रो बराबर V/I बराबर आपको बताया गया है कैपिटल R, फिर हो जाएगा A/l। इसके बाद जब इसका मात्रक ज्ञात करेंगे तो रो का मात्रक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए वैद्युत प्रतिरोध दिया गया है R, इसका मात्रक हो जाएगा ओम, फिर क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और फिर L दिया है इसका मात्रक मीटर। तो यहाँ पर मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो फिर इसका मात्रक आ जाएगा ओम मीटर। इसके बाद नोट पॉइंट दिया गया है कि इस पर जो ताप का प्रभाव होगा वो प्रतिरोध पर प्रभाव जैसा होता है, यानी कि जो अभी आपको वैद्युत प्रतिरोध में नोट पॉइंट बताया गया था, जो भी प्रभाव वैद्युत प्रतिरोध में थे ताप के, वही प्रभाव यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध में भी होंगे। इसके बाद दिया गया विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अभी आपको वैद्युत चालकता बताया गया था, तो वैद्युत चालकता जो होती है वो वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, और विशिष्ट चालकता जो होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। तो सूत्र होता है विशिष्ट चालकता बराबर 1/विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट चालकता को लिखते हैं सिग्मा से और 1/विशिष्ट प्रतिरोध को लिखते हैं रो से। इसका मात्रक लिखेंगे तो फिर 1/रो का मात्रक अभी बताया गया था आपको ओम मीटर, यानी कि जब इसको हम लोग अंश में ले जाएंगे यानी कि ऊपर ले जाएंगे तो फिर ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स अभी आपको वैद्युत चालकता में बताया गया था, ओम इनवर्स को लिखते हैं मोहो, तो फिर ये हो जाएगा मोहो मीटर इनवर्स। इसके बाद इसमें नोट पॉइंट दिया गया कि विशिष्ट चालकता पर ताप का प्रभाव विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव के
विपरीत होता है, क्योंकि ये राशि जो है इसका व्युत्क्रम होती है, इसलिए ताप के प्रभाव जो होंगे वो सारे विपरीत हो जाएंगे। इसके बाद अतिचालकता, यानी कि अतिचालकता किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनका ताप घटाने पर उनका प्रतिरोध बहुत तेजी से घटता है तथा किसी निश्चित ताप पर आकर शून्य हो जाता है, तो ऐसे पदार्थों को अतिचालकीय पदार्थ कहते हैं। और यही घटना जो है अतिचालकता कहलाती है। जैसे यहाँ पर एक ग्राफ प्रदर्शित किया गया है, तो ये ग्राफ जो है पारे के लिए दिखाया गया, तो यह ग्राफ पारे के लिए प्रदर्शित है और 4 केल्विन अर्थात -269 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह अतिचालकता की घटना प्रदर्शित करता है, यानी कि जो पारा है वो 4 केल्विन या फिर -269 डिग्री सेल्सियस ताप पर अतिचालकता की घटना को प्रदर्शित करता है। व्यवहारिक स्तर पर इतना न्यूनतम ताप जो है उत्पन्न करना बहुत ही कठिन है, इसलिए इस घटना का उपयोग विद्युत ऊर्जा के प्रवाह के लिए नहीं किया जा सकता है। इसमें पहला, किसी चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा का निर्धारण, यानी कि आपको यहाँ पर व्यय विद्युत ऊर्जा का निर्धारण करना है। तो इसमें पहले लिखा गया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक इलेक्ट्रॉन लगातार धनायनों से टकराते रहते हैं, जिससे वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण लगातार ऊष्मीय ऊर्जा में होता रहता है। हमें इसी ऊष्मीय ऊर्जा का निर्धारण करना है, यानी कि इसमें बताया गया कि जब किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने पर जो चालक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगातार धनायनों से टकराते रहते हैं, और जब धनायनों से टकराते हैं चालक इलेक्ट्रॉन तो उस समय जो वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण है वो ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होने लगता है, तो हमें उसी ऊष्मीय ऊर्जा का निर्धारण करना है। तो इसमें ये चालक लिया गया है, इसमें ये प्रतिरोध है कैपिटल आर, यहाँ पे शेल लगा गया, और ये कुंजी के। तो इसमें माना चालक के सिरों के बीच का विभवांतर कैपिटल वी, चालक के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो कैपिटल वी है। चालक का प्रतिरोध कैपिटल आर तथा चालक में प्रवाहित धारा स्मॉल आई, यहाँ पर आप कैपिटल आई भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। धारा मानना है कुछ आई से, या स्मॉल आई लिख लीजिए या फिर कैपिटल आई लिख लीजिए। तो चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा को लिखते हैं W से, और सूत्र होता है इसका W बराबर आवेश गुणे विभवांतर, यानी कि W बराबर Q इंटू V, इतना होता है। और इसके बाद आपको पहले चैप्टर में एक सूत्र बताया गया था आवेश का, Q बराबर I इंटू टी, ये सूत्र होता है आवेश का Q बराबर IT, ये आपको धारा में बताया गया था सूत्र। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम लोग Q की जगह पे ये मान रखेंगे, तो जब Q की जगह पे ये मान रखेंगे तो ये हो जाएगा फिर W बराबर Q की जगह पे लिखेंगे I इंटू टी, और इंटू में हो जाएगा V। तो इससे ये एक सूत्र बन गया कुल मिला के W बराबर, इसको अगर सही तरीके से लिखें तो V इंटू आई इंटू टी। तो यहाँ पे हम लोग ऊर्जा का निर्धारण कर रहे थे, और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो ये हो जाएगा। इसके बाद V बराबर एक सूत्र होता है विभवांतर का, V बराबर होता है I इंटू आर। तो अगर हम लोग कैपिटल V की जगह पे इस सूत्र का प्रयोग कर दें तो फिर ये हो जाएगा W बराबर V की जगह पे मान रखेंगे I इंटू कैपिटल R, फिर हो जाएगा इंटू I, और इंटू हो जाएगा T। इसके बाद जब इसका हम लोग गुणा करेंगे I का I में, तो फिर ये हो जाएगा W बराबर I स्क्वायर R, और इंटू में हो जाएगा T। तो एक सूत्र ये भी आ जाएगा, फिर W बराबर I स्क्वायर R और T, इतना हो जाएगा। यहाँ भी आप जूल लिख सकते हैं क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसके बाद अगर इसी सूत्र का प्रयोग करें हम लोग, यहाँ से I का मान निकाल लें। I का मान जब निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा फिर V बटे कैपिटल R, इतना मान होगा। तो हम लोग I की जगह पे अगर V बटे R का प्रयोग कर दें यहाँ पर, तो फिर ये हो जाएगा W बराबर I स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा फिर V स्क्वायर, और बटे में हो जाएगा R स्क्वायर, इंटू में हो जाएगा R, और इंटू हो जाएगा T। तो यहाँ पर बटे में R स्क्वायर दिया गया, R स्क्वायर से एक ये R कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये आएगा W बराबर V स्क्वायर बटे R, और इंटू में हो जाएगा T। तो एक सूत्र ये भी प्राप्त हो जाएगा, इसका भी मात्रक जूल। तो यहाँ पर हम लोगों को वैद्युत ऊर्जा के 3 सूत्र प्राप्त हुए हैं। एक W बराबर V इंटू आई इंटू टी, दूसरा है W बराबर I स्क्वायर R इंटू टी, और तीसरा है W बराबर V स्क्वायर R इंटू टी।
यहाँ पर आपको सभी राशियां पता होना चाहिए। W जो है वह वैद्युत ऊर्जा है, V विभवांतर है, कैपिटल R प्रतिरोध है और T समय है। इसके बाद फिर व्यय शक्ति का निर्धारण, पहले व्यय ऊर्जा का निर्धारण किया गया, अब की बार व्यय शक्ति का निर्धारण करना है। तो इसमें लिखते हैं किसी परिपथ में व्यय वैद्युत ऊर्जा की दर को व्यय शक्ति कहते हैं। यानी कि किसी भी परिपथ में व्यय वैद्युत ऊर्जा की जो दर होती है उसे हम लोग व्यय शक्ति कहते हैं। इसका सूत्र लिखा गया है व्यय शक्ति बराबर व्यय वैद्युत ऊर्जा बटे समय। तो आप इसकी परिभाषा यानी कि व्यय शक्ति की परिभाषा इस सूत्र के अनुसार भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है व्यय शक्ति बराबर व्यय वैद्युत ऊर्जा बटे समय। तो आप बोल सकते हैं कि व्यय वैद्युत ऊर्जा तथा समय के अनुपात को व्यय शक्ति कहते हैं। तो याद रखना, आप लोग इस तरह की परिभाषाएं फिजिक्स में बना सकते हैं सूत्र का प्रयोग करके। अगर कोई संख्या बट्टे में लिखी गई तो बट्टे का मतलब होता है अनुपात से। तो आप बोल सकते हैं कि व्यय वैद्युत ऊर्जा और समय के अनुपात को व्यय शक्ति कहते हैं। तो व्यय शक्ति को लिखा जाता है कैपिटल P से। ये हो जाएगा व्यय वैद्युत ऊर्जा भी आपको बताया गया था W और समय हो जाएगा T। ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद W का भी हम लोगों ने मान ज्ञात किया। तो पहला मान आया था W का V इंटू आई इंटू T। अगर ये मान यहाँ पर W की जगह पे रखेंगे तो ये हो जाएगा P बराबर V इंटू आई इंटू T और बट्टे में हो जाएगा T। तो यहाँ पर ये T से ये वाला T जो है कैंसिल हो जाएगा। और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो फिर यहाँ पे सूत्र बनेगा P बराबर V इंटू आई। तो ये व्यय शक्ति का सूत्र आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग W का दूसरा मान रखें, W का दूसरा मान आया था I स्क्वायर R T। अगर ये सूत्र प्रयोग करेंगे यहाँ पर W की जगह पे तो फिर ये हो जाएगा P बराबर, यहाँ पर W की जगह पे लिखेंगे I स्क्वायर R और इंटू में हो जाएगा T और बट्टे में फिर हो जाएगा T। यहाँ भी T से T जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और जब T से T कैंसिल हो जाएगा तो फिर यहाँ पर बचेगा P बराबर I स्क्वायर R। एक सूत्र ये भी आ जाएगा आपका। इसके बाद W का जो तीसरा मान निकाला गया था, यानी कि व्यय वैद्युत ऊर्जा का, उसका मान था V स्क्वायर बट्टे R और इंटू में था T। तो अगर इस मान का प्रयोग यहाँ पर सूत्र में करेंगे तो फिर ये हो जाएगा P बराबर W की जगह पे लिखेंगे V स्क्वायर बट्टे R और फिर इंटू में हो जाएगा T और यहाँ पर T दिया गया है बट्टे में। तो यहाँ भी ये T से T जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर सूत्र आएगा फिर P बराबर V स्क्वायर बट्टे R। इतना हो जाएगा। और व्यय शक्ति है, व्यय शक्ति का मात्रक जो होता है वो होता है वाट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वाट। तो इस प्रकार व्यय शक्ति के भी 3 सूत्र प्राप्त हो गए। पहला है P बराबर कैपिटल V इंटू आई। P व्यय शक्ति है, V विभवांतर है, I धारा है। दूसरा है P बराबर I स्क्वायर इंटू R। यहाँ पर R जो है वो प्रतिरोध है। और तीसरा है P बराबर V स्क्वायर बट्टे R। यहाँ पर V स्क्वायर विभवांतर, R प्रतिरोध और P व्यय शक्ति हो जाएगी और इसका मात्रक होता है वाट। इसके अलावा कुछ और भी मात्रक आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर 1 किलोवाट दिया गया है। अगर 1 किलोवाट दिया गया तो 1 किलोवाट बराबर होता है 10 की घात 3 वाट। इसके बाद है 1 मेगावाट। अगर 1 मेगावाट दिया गया तो 1 मेगावाट बराबर होता है 10 की घात 6 वाट। और फिर तीसरा है 1 HP लिखा गया, यानी कि 1 हॉर्स पावर। तो 1 HP इसको हिंदी में बोलते हैं अश्वशक्ति। तो 1 अश्वशक्ति का मान जो होता है वो होता है 746 वाट। इसके बाद लिखा गया फिर 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1000 वाट घंटे, यानी कि 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। तो वही लिख दिया गया। यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा दिया गया था तो 1 किलोवाट को बदल दिया गया है 1000 वाट में, फिर आगे हो जाएगा घंटे। इसके अलावा अगर आपको यूनिट की संख्या निकालनी है तो यूनिट की संख्या निकालने के लिए सूत्र प्रयोग करते हैं वाट गुणे घंटे बटे 1000।